जरा सोचिए, जो फोन हाथ में है, जो कपड़े पहने हैं, ये सब चीजें बनती कैसे हैं? ये सब है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का कमाल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कच्चे माल को ज्यादा कीमती चीजों में बदला जाता है। जैसे लकड़ी से कागज बन गया, गन्ने से चीनी और लौह अयस्क से लोहा और इस्पात। यही वो प्रोसेस है जो हमारे आसपास की दुनिया को आकार देती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, हमारे कपड़े, जूते, बर्तन, यहाँ तक कि दिवाली में जलने वाले मिट्टी के दिए भी, आखिर ये सब आता कहाँ से है? देखिए, हर चीज की एक कहानी होती है, एक सफर होता है जो कच्चे माल से शुरू होता है और हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनने पर खत्म होता है। और इसी सफर को हम कहते हैं विनिर्माण। चलिए एक कहानी से समझते हैं। दिवाली का बाजार है और हरीश शॉपिंग पर निकला है। उसने अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदे और उसकी माँ ने घर के लिए बर्तन, चीनी और मिट्टी के दिए लिए। अब बाजार तो सामान से भरा पड़ा था, तो हरीश के मन में सवाल आया, भाई ये सब आता कहाँ से है? तो हरीश के पिता ने उसे समझाया कि देखो, ये जो जूते, कपड़े, चीनी जैसी चीजें हैं ना, ये सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों से बनती हैं। और बस यहीं से हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत होती है, विनिर्माण। तो आखिर ये है क्या चीज? अगर सीधे सीधे कहें तो विनिर्माण का मतलब है कच्चे माल को लेना और उसे किसी ज्यादा कीमती चीज में बदल देना। ये सिर्फ कुछ बनाना नहीं है, इसमें वैल्यू ऐड करना है। मतलब एक साधारण सी चीज को एक काम के प्रोडक्ट में बदलना जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, गन्ना। किसान गन्ना उगाते हैं, है ना? ये हो गया कच्चा माल। फिर ये जाता है चीनी मिलों में जहां इसकी प्रोसेसिंग होती है, और आखिर में हमें क्या मिलता है? चीनी, जो गन्ने से कहीं ज्यादा कीमती प्रोडक्ट है। बस यही तो है विनिर्माण की असली ताकत, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन देखिए, विनिर्माण सिर्फ चीनी और कपड़े बनाने तक ही नहीं है। असल में इसे किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पर ऐसा क्यों? मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारी खेतीबाड़ी को मॉडर्न बनाती हैं, खेती पर से निर्भरता कम करके नई नौकरियां बनाती हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में। इससे बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करने में भी मदद मिलती है। और तो और, जब हम ये बना हुआ सामान बाहर के देशों को बेचते हैं तो देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है, पैसा आता है, जिससे इकोनॉमी और भी मजबूत होती है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि खेती और इंडस्ट्री ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये तो एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए, खेती से उद्योगों को कपास जैसा कच्चा माल मिलता है और बदले में उद्योग किसानों को इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर और दूसरे टूल्स देते हैं। इससे क्या होता है? खेती की पैदावार बढ़ती है। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है जहां दोनों का फायदा है। अब मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत तरह तरह की इंडस्ट्रीज हैं। तो इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है। सबसे कॉमन तरीका है कच्चे माल के आधार पर बांटना, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी जो खेती पर निर्भर हैं। कपास, चीनी, ये सब इसमें आते हैं। और दूसरी तरफ है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे लोहा और इस्पात, जो जमीन से निकाले गए खनिजों का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, उद्योगों को उनके मालिक के आधार पर भी बांटा जाता है। क्या आप जानते हैं कि देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां सरकार चलाती है? इनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, जैसे भेल, सेल। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर, जिनके मालिक प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनियां होती हैं, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो। और इनके अलावा जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर भी होते हैं, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां या फिर मजदूर मिलकर काम करते हैं। तो अब जब हमने ये क्लासिफिकेशन समझ लिया है, तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए भारत की दो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं, टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग भारतीय इकोनॉमी में एक बहुत ही यूनिक जगह रखता है। ये भारत में अकेला ऐसा उद्योग है जो अपनी पूरी वैल्यू चेन में सेल्फ रिलायंट है, मतलब आत्मनिर्भर। कच्चे माल से लेकर सबसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाने तक सब कुछ यहीं होता है। ये इसे देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनाता है। ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है कच्चे रेशे यानी रॉ फाइबर से। फिर उसकी कताई होती है जिससे धागा बनता है। उसके बाद बुनाई से कपड़ा बनता है। फिर उसकी रंगाई और फिनिशिंग होती है।
और आखिर में जाकर गारमेंट यानी पहनने वाले कपड़े तैयार होते हैं। हर स्टेप पर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसीलिए इसे एक हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्री कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं लोहा और इस्पात उद्योग की। ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब है कि कई दूसरी इंडस्ट्रीज अपनी मशीनरी और सामान के लिए इस पर डिपेंड करती हैं। ये इतनी ज़रूरी है कि अक्सर किसी देश का डेवलपमेंट इस बात से मापा जाता है कि वो कितना स्टील बनाता और इस्तेमाल करता है। स्टील इंडस्ट्री को एक हेवी इंडस्ट्री माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और जो तैयार माल होता है, दोनों ही बहुत भारी होते हैं। इनको लाने ले जाने में काफ़ी खर्चा आता है। इसे बनाने के लिए मोटे तौर पर 4 हिस्से लौह अयस्क, 2 हिस्से कोकिंग कोल और 1 हिस्सा चूना पत्थर लगता है, मतलब 4:1 के रेशियो में। इससे अंदाज़ा लगता है कि ये कितना रिसोर्स इंटेंसिव काम है। तो हमने देखा कि ये इंडस्ट्रीज देश के लिए कितनी ज़रूरी हैं, चाहे वो कपड़ा हो या इस्पात। लेकिन आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले काम नहीं कर सकता। हम सब एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, जहां कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और इसका मतलब ये है कि सिर्फ आत्मनिर्भर होना काफ़ी नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में टिकना है, कम्पीट करना है, तो भारतीय उद्योगों को और ज़्यादा एफिशिएंट बनना होगा और ऐसा सामान बनाना होगा जिसकी क्वालिटी दुनिया में बेस्ट हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में किसी देश की इंडस्ट्रीज ऐसा क्या करें कि वो सिर्फ सर्वाइव ही ना करे बल्कि तरक्की करे, फले फूले? ये आज के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही भारत के आने वाले इकोनॉमिक फ्यूचर को तय करेगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा।